हेलो चैम्पियंस, वेलकम बैक टू एजुग्रोन। तो बच्चों, हम वापस आ गए हैं अपने नए सेशन के साथ, जो कि है आज का हमारा क्षितिज बुक का। अब जैसा कि आप सभी को पता है, हम अपनी पहला खंड कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि था गद्य खंड। इसके बाद हम पहुँचे हैं काव्य खंड में। और काव्य खंड में जैसे कि अभी तक हमने अपने चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं, आप सभी से उम्मीद है आप सभी ने ये सारे वीडियो लेक्चर्स को देखे होंगे और इन सारे लेक्चर्स के थ्रू आपने अपनी बुक से भी ज़रूर रिवाइज किया होगा। तो इसी के साथ आज का हमारा जो चैप्टर है वो है मेघ आए। ठीक है, जो मेघ आए जो चैप्टर है हमारा, ये लिखा गया है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जीवन का परिचय, और इसमें हम देखेंगे इनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण अंश जो कि आपको जानना चाहिए और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़रूरी भी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मूलतः क्या थे? कवि भी थे और साहित्यकार भी थे। इनका जन्म हुआ था 15 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इन्होंने इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी, इन्होंने कहाँ से कंप्लीट की थी? इलाहाबाद से। ठीक है, इलाहाबाद में इन्होंने अपना विश्वविद्यालय मतलब अपना जो कॉलेज की पढ़ाई थी वो कंप्लीट कहाँ से की थी? इन्होंने इलाहाबाद से। और इन्होंने वहाँ से क्या कंप्लीट किया था? हिंदी में एमए की पढ़ाई कंप्लीट की थी। यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। वे अपने जीवन काल में कवि, लेखक, पत्रकार और क्या थे? नाटककार भी रहे। मतलब ये सारी विधाओं में वे माहिर थे। उनके अनुसार जिस देश के पास समृद्ध बाल साहित्य नहीं है, मतलब बच्चों के ऊपर जो साहित्य लिखा गया नहीं है, तो उस देश का भविष्य कभी भी उज्जवल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बच्चे ही तो देश का भविष्य होते हैं। अगर उनके ऊपर ही उन्हीं को प्रेरित नहीं किया जाएगा, उन्हीं को उत्साहित नहीं किया जाएगा, तो वो सारे आगे कैसे बढ़ेंगे? ठीक है, तो अपनी इसी सोच के कारण उन्होंने बाल पत्रिका का संपादन किया। मतलब उनकी ये सोच थी बाल साहित्य को लेकर, तो इन्होंने इसी के थ्रू अपनी बाल साहित्य की एक पत्रिका का भी संपादन किया था। ठीक है, जिसका नाम था दिनमान। ठीक है, अब दिनमान का कार्य संभालने के बाद उन्होंने क्या किया? पत्रकारिता के भी काम करते थे वो। ठीक है, तो ये दोनों काम करने में उन्हें क्या होती थी? काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता था, और सामाजिक चेतना जगाने में भी उन्होंने अपना काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, अब इनकी जो कुछ रचनाएं हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वो है खूंटियों पर टंगे लोग। नोट करते जाइएगा, ये है हमारा खूंटियों पर टंगे लोग, पागल कुत्तों का मसीहा, बकरी, बबूता का जूता आदि शामिल है। ठीक है, अब साहित्य में इनके योगदान के लिए उन्हें सन 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो बच्चों इनकी जो कृतियां हैं इस सभी को आप नोट करके रखिएगा। खूंटियों पर टंगे लोग, पागल कुत्तों का मसीहा, बकरी, बबूता का जूता, ये सारे काफ़ी इम्पोर्टेंट इनकी रचनाएं हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है मेघ आए। अब मेघ आए में कैसा है, इसमें को हम शुरू करते हैं एक ये कविता के माध्यम से। कवि ने हमारे सामने ये प्रस्तुत किया है। तो इसमें लिखा है, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, आगे आगे नाचती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हो ग्राम गांव के शहर में, मेघ आए बड़े बन ठन के। तो मतलब इस पंक्तियों में कवि क्या कर रहे हैं? वर्षा ऋतु के आने पर गांव में किस तरह का माहौल जो दिखाई देता है, उनका वर्णन इन्होंने अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से किया है। ठीक है, तो अब ये कहते हैं मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, मतलब वो कह रहे हैं कि बादल किस तरह से आए हैं? बादल एकदम सज धज के आए हैं, जैसे कि गाँव में कोई शहर से मेहमान आते हैं। अब मेहमान की तुलना इन्होंने किससे की है? मेहमान की तुलना इन्होंने दामाद से की है। ठीक है, जो बहुत ही बन ठन के शहर से कहाँ आते हैं? गांव में आते हैं। ठीक है, अब ये कह रहे हैं जिस प्रकार कोई दामाद बड़ा ही सज धज कर बन ठन के अपने ससुराल आता है, ठीक उसी प्रकार मेघ मतलब बादल भी कैसे आए? बहुत ही बन ठन के और सुंदर वेशभूषा धारण करके गाँव में पधारे हैं। ठीक है, आगे की लाइन है, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। मतलब आगे आगे कौन चल रहा है? उस मेहमान के आगे हवा चल रही है ना। बयार मतलब यहाँ पर है हवा। अब आगे आगे नाचती बयार चली, मतलब आगे आगे क्या हो रहा है? मेहमान के हवा चल रही है, और क्या कर रही है? पूरे गांव वालों को ये संदेशा दे रही है। मतलब दरवाजे खिड़कियाँ खुलने लगी, अब बादल आ गए हैं, है ना,
हवा चल रही है तो हवा से क्या होगा, गांव के खिड़की दरवाजे खुलने लगेंगे। तो कवि ने क्या किया है, गांव के खिड़की दरवाजे जो बयार है उसका कंपैरिजन किया है गांव के बच्चे और लड़कियों से। जो गांव में मेहमान आने पे क्या करते हैं, गांव के बच्चे और उनकी सालियां दौड़ दौड़ कर गांव में क्या करती है, पूरा गांव वालों को संदेश पहुंचा देती है। ठीक है, अब कहते हैं आगे, पाहुन जो आए हो गांव के शहर में, मेघ आए बड़े बन के। आगे ये कहते हैं, पूरे गांव को यह सूचना देने लगी है कि गांव में मेघ यानी बादल रूपी मेहमान आ गए हैं। बादल को यहाँ किससे कंपेयर किया है, बादल को यहाँ मेहमान से कंपेयर किया है। अभी कहते हैं, सूचना पाकर गांव के सभी लोग क्या करने लगे, अपने घर की खिड़की दरवाजे खोल के देखने लगे हैं, है ना, निहारने लगे हैं अपने घरों से, बेताबी से उनका इंतज़ार कर रहे थे, जैसे किसका, बादल रूपी मेहमान का। ठीक है, इसी के साथ आगे चलते हैं। हमारी दूसरी लाइन है, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। मतलब पेड़ जो है, हवा चल रही है, बादल आ गए हैं तो क्या कर रहे हैं, पेड़ इधर उधर डोलने लगे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि पेड़ भी मेहमान को देखने की कोशिश कर रहे हैं, मेहमान रूपी बादल को। ठीक है, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठा के। अब बादल आ गए हैं तो क्या हो रहा है, आंधी भी चल रही है। आंधी चल रही है तो क्या हुआ, रोड पे जो धूल पड़ी हुई है वो ऐसे भाग रही है जैसे कि गांव की कोई महिला अपना घाघरा उठा के भागने लगी हो। ठीक है, बाकी चितवन उठा, नदी ठिठकी घूंघट सर की, मेघ आए बड़े बन ठन के। अब यहाँ पे कहते हैं कि बाकी चितवन मतलब जब बादल आ गए हैं, बारिश होने लगी है, तो नदी का जो पानी रुका हुआ था वो भी क्या हो गया है, उसमें भी सरसराहट होने लगी है, हलचल होने लगी है, और माहौल कैसा हो गया, बहुत ही सुंदर हो गया है। ठीक है, अब इसका अर्थ समझते हैं। लेखक कह रहे हैं कि आसमान में बादल के छाने से क्या हुआ है, आंधी आने पर धूल ऐसे उड़ रही है जैसे गांव की औरतें घाघरा उठाए दौड़ रही हैं, है ना। हमने आपको बताया कि गांव धूल की तुलना किससे की है, उन्होंने गांव की स्त्रियों से की है जो अपना घाघरा उठाकर दौड़ रही है। ठीक है, हवा के चलने के कारण पेड़ ऐसे झुकते हुए प्रतीत हो रहे हैं जैसे कि वे अपनी गर्दन उचकाकर मेहमान को देखने की कोशिश कर रहे हैं। वही दूसरी तरफ नदी रूपी औरतें, मतलब नदी की तुलना किनसे की है, औरतों से की है, जो क्या कर रही हैं, अपना घूंघट सरकाएं तिरछी नज़रों से क्या कर रही है, मेहमान को देखने की कोशिश कर रही हैं। अब इसका अर्थ है, जब वर्षा होने वाली होती है तो पहले थोड़ी तेज़ हवा या आंधी चलने लगती है, जिसके कारण क्या होता है, रास्ते पे जो धूल पड़ी होती है वो उड़ने लगती है, और हवा के बहाव से पेड़ क्या होते हैं, इधर उधर झुकने लगते हैं। इस अवस्था में क्या होता है, नदियों में जो पानी रुका हुआ होता है वो भी बहने लगता है, और क्या होता है, गाँव की सुंदरता बढ़ जाती है। ठीक है, इसी के साथ हमारी तीसरी लाइन है जो कि कही है, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। मतलब गांव के जो बड़े लोग होते हैं, बड़े बूढ़े, उनको किनसे कंपेयर किया है, पीपल से। अब कह रहे हैं, गांव के पीपल ने बढ़कर जुहार की, मतलब आदर सत्कार किया। बरस बाद सुधी लीनी, बोली अकुलाई लता, ओठ हो किवार की। मतलब बहुत दिनों बाद तुमने मेरी सुध ली है। ये कौन बोल रही है, उनकी संगनी बोल रही है। कहाँ पे, दरवाजे के पीछे छुपकर। हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बन ठन के। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो घर में कोई दामाद आते हैं तो उनका क्या करते हैं, परात भर के पानी से उनके पैर धुलाते हैं। ठीक है, तो इससे कहा गया, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के। ठीक, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। अब इन पंक्तियों का अर्थ हम इससे समझेंगे कि बोल रहे हैं कि वर्षा ऋतु के आगमन पर घर के दामाद का आगमन का बड़ा ही मनोरम चित्रण किया है। अब यहाँ कह रहे हैं, जब कोई दामाद बहुत दिनों बाद अपने घर में आते हैं तो क्या होता है, बड़े बूढ़े, मतलब जैसे बड़े बूढ़ों को किन से कंपेयर किया है, यहाँ पर पीपल से कंपेयर किया है। तो बड़े बूढ़ों ने क्या किया, उस मेहमान का बहुत ही आदर सम्मान पूर्वक प्रणाम किया। तो इस दौरान क्या हुआ, उनकी जीवन संगिनी जो थी वो हठपूर्वक गुस्सा करने लगी और दरवाजे के पीछे जाकर छुप गई। कहती है कि आपने इतने दिनों तक मेरे बारे में कोई खोज खबर क्यों नहीं ली, इतने दिनों तक आपको मेरी याद क्यों नहीं आई। ये सब कौन कह रही है, उनकी जीवन संगिनी कह रही है, शिकायत कर रही है। साथ ही जब हमारे घर में कोई अतिथि आता है तो उसके पांव धुलाते हैं। ठीक है, इसलिए कवि ने क्या कहा है, पानी परात भर के, इस शब्द का प्रयोग किया है।
ठीक है। तो अब कहते हैं इसका अर्थ यह हुआ कि वर्षों बाद घर आने पर बड़े बुजुर्ग जिस तरह दामाद का स्वागत करते हैं, ठीक उसी प्रकार पीपल का वृक्ष भी झुककर वर्षा ऋतु का क्या कर रहा है, स्वागत कर रहा है। जल की बूंदों के लिए व्याकुल लताएं गुस्से से दरवाजे के पीछे छुपकर मेघ से शिकायत कर रही है। मतलब जल की बूंदें आई हैं तो शिकायत कौन कर रही है, लताएं, मतलब बेलाएं उनकी स्वागत कर रही है, शिकायत कर रही है। और उन लताओं का कंपैरिजन किससे किया है, जीवन संगिनी से। ठीक है। बादलों के आने से खुशी में तालाब उमड़ आया है, जिसके पास जितना भी पानी है उससे थके हुए मेघ के चरण को धोना चाहता है। मतलब उस तालाब के पास जितना भी पानी है उस पानी से वो क्या करना चाहता है, बादलों के चरण को धोना चाहता है। इसी के साथ हम आगे चलते हैं, जो कि है हमारी लाइन, क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ठर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। तो इन लाइनों में कवि ने किसी प्रेमी और प्रेमिका का सहारा लेते हुए इन लाइनों का हमारे सामने समझाने की कोशिश की है। अब वो इन लाइनों में कहते हैं कि अभी तक प्रेमिका अपने प्रियतम के आने की खबर भ्रम लग रही थी। मतलब उसे लग रहा था कि ये सब उसका एक भ्रम है, लेकिन जब वो आकर घर की छत पर चले जाते हैं तो मानो प्रेमिका के अंदर क्या हो जाती है, एक बिजली सी दौड़ उठती है। मतलब उसका भ्रम टूट जाता है। वो इसी भ्रम में बैठी थी कि उसको ये सब प्रेमी के आने की खबर उसको एक भ्रम लग रही थी। ठीक है। तो उन्हें देखकर क्या हुआ, मतलब बादल रूपी प्रेमी को देखकर प्रेमिका का भ्रम टूट जाता है। ठीक है। और वो मन ही मन क्या करने लगती है, अपने प्रेमी से क्षमा याचना करने लगती है। ठीक है। और क्या होता है, उनके आपसी मिलन की खुशी में उन दोनों में प्रेम के आंसू उनकी आंखों से बहने लगते हैं। ठीक है। तो इन लाइनों से कवि जो हमें समझाना चाह रहे हैं वो कहते हैं कि पूरा आसमान बादलों से ढक चुका है और बिजली चमकने लगी है। ठीक है। पूरा आसमान बादलों से ढक चुका है और बिजली भी चमकने लगी है। इससे हमारे मन की ये आशंका दूर हो गई कि अब वर्षा नहीं होगी, है ना। मतलब पूरा आसमान क्या होता है, बादलों से ढक जाता है, बिजली भी चमकने लगती है। तो अब ऐसे हम अनुमान लगा लेते हैं कि अब बारिश नहीं होगी। ठीक है। इसी विचार के साथ बादलों से बरसात होने लगती है, पर होता क्या है, बारिश होने लगती है। जिस तरह जल बरसाते हुए बादल आकाश में बहुत सुंदर लग रहे हैं। और इसकी तुलना किस प्रकार की है उन्होंने, कि जो बादल भरे हुए पानी से बादल जो बरस रहे हैं वो कैसे लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा आज का सेशन ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में एक नए चैप्टर के साथ। जब तक के लिए आप इन्हीं सेशंस को रिवाइज करते रहिए अपनी टेक्स्ट बुक से भी। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले सेशन में। जब तक के लिए थैंक यू।